हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम बाइट एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग बीपीओ का जो फ्री कोर्स चला रहे हैं उसमें आज हम लोग जो है पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर 4 में हमारा जो लेक्चर रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पंचायती राज से लगभग 65 नंबर का जो है पेपर बनने वाला है। ठीक है, 65 नंबर आपके अकेले पंचायती राज से हैं, तो इसको आपको इतने डिटेल में पढ़ना है कि क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, और मैथ रीजनिंग तो है नहीं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें जितनी आपको जानकारी होगी तो वो एग्जामिनर अगर डीपली आपसे पूछ ले तो उसको भी आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी नियम या कानून हैं किस तरह से, और वो भी उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में, उसको हम लोग जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर लिया था कि भारत में जो है प्राचीन काल से ही जो है पंचायती राज व्यवस्था अलग अलग भागों में देखने को मिली। ठीक है, तो वही हम लोगों ने एक बार इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्राचीन इन्होंने यही कहा है कि भारत में पंचायतों का चलन अस्तित्व हमारी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन काल से ही बढ़ रहे थे। ग्रंथों में या जातिक कथाओं में पंचायत का स्थापना का उल्लेख मिलता है। बौद्ध व मौर्य काल में भी पंचायतों के सक्रिय होने का प्रमाण मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और आज़ादी से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आज़ादी के आंदोलन में स्थानीय स्वशासन या सुशासन देखने को मिलता है। वहीं गांधी जी ने ग्राम स्वराज की संकल्पना में भी पंचायतों की बहुत भूमिका मानी थी। इस तरह से हर जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा हमारा बैकग्राउंड या इतिहास था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आया था, ये आया देखो 1947 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पंचायतों की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में पंचायतों का स्थापना की गई। तो ये जो डेटा है मैंने हाईलाइट कर रखी है ऑलरेडी। पीडीएफ निःशुल्क मिल ही जाएगी, इससे आप रिवीजन करें और लेक्चर को पूरा सुनें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छा, और जो लोग ये कहते हैं कि लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं है, तो उनसे मैं छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि 73वां जो संविधान संशोधन था, यानी पंचायती राज जो था, उसको संपूर्णता लागू करने वाला यानी पूर्णता लागू करने वाला जो राज्य है उसको कमेंट करके बता दें आप। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो उसके बाद आगे देखते हैं कि इसके बाद पंचायत की स्थापना की गई और 1950 में एक अधिनियम पारित किया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में जो है भारतीय संविधान में जो है 40 में भी इसकी बात की गई। तो आर्टिकल 40 का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, उसको भी आप देखते हैं। वहीं पर हम देखते हैं आगे कि भाग 4 में जो डीपीएसपी था उसके आर्टिकल 4 में जो है क्या लिखा है। ये लिखा है, ये पूरी लाइन आपको अच्छे देख लेनी है कि ग्राम पंचायतों का गठन संगठन राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए एक कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। कहने का मतलब ये है कि राज्यों के लिए एक काम सौंपा गया है कि ग्राम पंचायत को एक स्थायी सुशासन दिया जाए। ठीक है, जो उनको कार्य करेगा और उनको मजबूत बनाएगा, क्योंकि दूसरे के अंडर में अगर कोई काम होता है तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता जितना जो स्वयं में शक्ति मिलती है उससे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बात बढ़ी रही थी, तभी उत्तर प्रदेश में एक जो है इसमें थोड़ा सुधार किया जाता है और एक नया नियम जोड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जो कि 1961 में जो है था। इसमें हम लोगों ने जो है जनपद स्तर पर क्या किया, जनपद स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना की। तो आपने सुना होगा हर जिला में एक जिला परिषद होता है, वो इसलिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन आपको याद रखना ही है 1992। इसके द्वारा सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास इसमें थोड़ा संशोधन भी किया गया, इसको देख लीजिएगा कि अधिनियम में शामिल उद्देश्यों और दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 था। तो ये जितने भी संशोधन है इनको भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस में बहुत अच्छे से आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है इसके बाद 73वें संविधान संशोधन में मुख्य प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लागू कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। हालांकि हम लोग जो है अभी आगे लेक्चर में हम लोग जो है इसके जो है संविधान पे भी बात करेंगे कि संविधान में 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या बातें थी, इसके विषय क्या हैं, और जो आर्टिकल नंबर 243 है
ठीक है, इसको पूरा हम लोग याद भी करा देंगे आपको, वो परेशान नहीं होना आपको, ना आगे लेक्चर में ये पूरा आर्टिकल भी याद करेंगे। और अगर आपको याद है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं जल्दी वो लेक्चर लेकर के आपको कमेंट करके आपको बताना है, अपना सपोर्ट जरूर देना है, बताना है, फीडबैक जरूर देना है। चलिए, तो इसमें क्या क्या प्रावधान, सबसे पहला तो ये कि पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में जो है चुनाव होंगे। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली की हो जाएगी और राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा जो कि यहाँ पर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएगा। उसके महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। SC ST OBC के लिए भी आरक्षण जो है दिए जाएंगे और एक निश्चित अनुपात दिए जाएंगे। और प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग होगा, उसकी गठन भी किया जाएगा और उसमें जो दी जा रही राशि होगी उसका सुझाव प्रदान करेगा, किस तरह की राशि वगैरह दी जानी है, कहाँ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश का पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994। ये क्या कहता है, तो आपको पता होगा अधिनियम 1994 में लागू किया गया था। इसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं क्या क्या है, तो देखो आपको डीपली इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन बनेंगे तो फिर वो आसान क्वेश्चन नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, तो आपको थोड़ा सा जो है मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे का गठन किया गया जो है, और कैसे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम स्तर पर हो जाएगा, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा और क्षेत्र पंचायतों पर हो जाएगा, जिला स्तर पर, है ना। इस तरह से जो है 3 जगह बांटा गया इसको। अच्छा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है रेशियो क्या रहेगा, तो 21/2 का रेशियो रहेगा। ठीक है, वहीं पिछड़े वर्ग के लिए रहेगा 27 से अधिक नहीं होगा, है ना। यहाँ पे इनका क्या है 21 और 2% बताया गया है ना। किसका ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। और OBC के लिए यानी पिछड़े वर्ग के लिए जो है 27% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये पूरी जो बात है। और यहाँ पर कार्यकाल इनका जो है 5 वर्ष का दिया जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और प्रत्येक पंचवार्षिक निधि या कोष की स्थापना की जाएगी। ये भी जो है की बातें यहाँ पर बताएंगी, तो जो इम्पोर्टेंट है हम उनको ही पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक संशोधन होता है 1992 की, जो है अनुसूची नंबर 11 में, और उनके पास जो है बहुत सारे कार्यों को सौंपा गया है। तो ये आपको पता होगा, विषय वगैरह दिए गए हैं, कौन कौन से विषय हैं वो आप जो है संविधान जब पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे, या संविधान का पार्ट देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें चल रही थी। अब लोग आते हैं उत्तर प्रदेश जिला एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 में। तो क्षेत्र पंचायत में देखो, इसकी स्थापना जो है वो आपकी क्या होगी, जिले के नाम पर जिला पंचायत होगी, ये नियमित इकाई होगा। ठीक है, और इसकी संरचना जो है इन्होंने बताई है, जो है जिला पंचायत में एक अध्यक्ष होगा, पीठासीन होगा। ठीक है, जिले में समस्त क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होगा, है ना। ये सब बातें हैं जो कि हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आपको पता है BPO जो है वो विलेज से है, तो हम लोग विलेज की बातों पर डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर क्षेत्र पंचायत में। क्षेत्र पंचायत में क्या है, खंड विकास के अधिकारी या उत्तरदायित्व। तो हालांकि आप जो है आपकी पोस्ट खंड विकास अधिकारी नहीं है, इसके साथ आपको मिलकर के काम करना है। तो थोड़ी 2-4 बातें इसकी भी जो है देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसकी जो है ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है आपको, कि धारा 52 की उपधारा 4 में जो है क्या बताया गया, क्षेत्र पंचायत में नियोजित समस्त अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं एवं सेवकों की सेवा, जितने भी अधिकारी तो सेवक हैं उनका सेवा अवकाश, वेतन भत्ता जो आपको मिलेगा, उनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके समाधान वगैरह जो करेगा वो आपका क्या करेगा, खंड विकास अधिकारी करेगा। तो वो धारा 52 की उपधारा 4 में, तो ये धारा आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, देखो यही सब चीज़ें आपको पेड क्लास में मिलेंगी और उसका पैसा लिया जाता है। लेकिन हम लोग जो कि जो है हमारा अभी चैनल नया है और अभी हम लोग को फैमिली बनानी है और टीम नहीं है हमारे पास, तो हम लोग जो है निःशुल्क देंगे। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि जो लोग पेड देते हैं हम जो है सभी कुछ फ्री चला रहे हैं, PDF वगैरह भी चला रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार हो सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा हमने इंपॉर्टेंट याद कर ही ली है। अब हम लोग आते हैं कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को कार्य क्या क्या है। तो मैंने महत्वपूर्ण कार्य जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर हाईलाइट कर लिए हैं, बाकी कार्य बहुत सारे तो आप PDF मिल जाएगी उसमें पढ़ना, लेकिन हाईलाइटेड कार्य देखिएगा। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा परिवार एवं आर्थिक रजिस्टर बनाना है और उसको अपडेट रखना है, ये आपका मुख्य कार्य है, याद रखें आप। ठीक है, उसके बाद विभिन्न योजनाओं के अभिलेख तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, ग्राम निधि का लेखा जोखा आपको ही रखना पड़ेगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत स्तर से आवश्यक तकनीक सहायता प्राप्त करनी है, जो भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो वहाँ पर जो है जैसे कंप्यूटर लगाना है या फिर कुछ और लगाने हैं, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, वहाँ से वो लगवानी है। खेतों में कीट बीमारियों के प्रकोप के सर्वेक्षण करना है, उनको नियंत्रण या कार्रवाई करनी है। ठीक है, तो मैं वही कार्य पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, उनको हाईलाइट कर दिया मैंने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो है
गन्ना सर्वेक्षण, बीज पौधशाला एवं ग्राम पंचायत की बैठक में आपको अनुमोदन जो है देना है, बताना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, सब चीज़ों को बताना है। उसकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा इसकी समितियों की बैठक समय से आयोजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय से बैठक नहीं होगी तो आप लोगों को जानकारी बता नहीं पाओगे। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत उसकी समितियों की बैठक में विभिन्न योजनाएं, भौतिक वित्तीय लक्षणों की सभी को जानकारी आपको देनी है ना, जिससे कि सभी लोगों को पता चले कि उनके जीवन में आप क्या बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, आपका देखो मुख्य काम ये है कि गाँव के लोगों के जीवन को बदलना है। गाँव नहीं बदलेंगे तो कैसे देश बदलेगा। आगे उसके बाद महिलाओं के ऊपर यानी SC/ST महिलाओं का अत्याचार और उनको सूचित करना, जन्म एवं मृत्यु की जानकारी एवं पंजीकरण बताना। ठीक है, विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो विषयों को शासन जारी जो है गाइडलाइन सबको बताना है। और जो भी कार्य है ग्राम पंचायत को सौंपे गए हैं वो उनको और करना है, और अन्य कोई अगर कार्य आपको बताए जाते हैं अधिकारियों द्वारा वो भी आपको क्रियान्वयन करना है। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी जो है वो सहायता कौन कौन देंगे, तो कृषि में क्या देंगे। कृषि में जैसे मान लो उन्नत बीज देंगे आप, सिंचाई से लेकर कोई तकनीकी सहायता आपको प्रदान करनी है, मिट्टी वगैरह का संरक्षण करना है, और भूमि के विकास में आपको सहायता करना है। ठीक है, पशुपालन और मत्स्य एवं डेयरी में भी आपको बहुत सारी जो है सहायता प्रदान करनी है ना, किस तरह से आप उनकी सहायता करेंगे तो वो भी है। उसके ग्राम विकास में भी आप जो है किस तरह से सहायता करेंगे, बहुत सारी योजनाएं वगैरह चलाएंगे, तो वो जो है इस तरह से हमने वहाँ पर लिखा है। समाज कल्याण से किस तरह से, समाज कल्याण में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपने पता होगा कि जो पेंशन वगैरह होती है वो कहाँ से मिलती है, समाज कल्याण से मिलती है। तो वहाँ जा कर के आप जो है सभी लोग सहायता करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करेंगे, है ना, या वो उसमें जो भी काम वगैरह होंगे उनको अच्छे से चलाएंगे। स्कूल में आहार वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्वतः रोजगार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे आप, है ना। महिला एवं बाल विकास विभाग में जो भी चीज़ें चलती हैं उनके बारे में आप बताएंगे। गन्ना एवं चीनी उद्योग के बारे में आप जो है बताएंगे, है ना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में आप बताएंगे, है ना। ये उसके बारे में जितनी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताएंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत का वित्तीय प्रवर्धन। हालांकि ये टॉपिक जो है अलग से दिया गया है, लेकिन हम इसमें जो है कुछ चीज़ें अभी देख लेते हैं और कुछ चीज़ें जो है वो बाद में देखेंगे, है ना। तो आज हम ये जल्दी जल्दी ये देख ले रहे हैं कि वीडियो हालांकि वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी से कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी 1% लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और 1% ही जो है सिलेक्शन होता है, तो आपको पता होगा। बाकी दुनिया रील देख रही है, मैं आपकी रात का भी 1 बज रहा है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो जो है समझ लीजिए कि किस तरह से चीज़ें आपको करनी है ना। तो सबसे पहला क्या है, कार। अब देखो कार हमारे पास बहुत सारे थे, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत की कार थे, लेकिन हम लोग कौन से कार देख रहे हैं, जहाँ पर हमें रह करके हमें काम करना है, तो हम लोग ओनली ग्राम पंचायतों की कार देख रहे हैं और उनमें कौन कौन से अधिकारी रहते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है लिस्ट बनी हुई उन कार को जल्दी देख लेते हैं। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन, मिड डे मील, ग्रामीण हाट पैट यानी बाजार, स्वच्छता कार्यक्रम, आरक्षण या डी श्रेणी की स्टॉकमैन केंद्रों की देखरेख, ग्राम स्तर पर युवा कल्याण संबंधी कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, जन वितरण प्रणाली, पर संपत्ति रखरखाव, ग्रामीण पुस्तकालय और ग्रामीण आवास लाभार्थी का चयन, यानी किसको लाभार्थी को कौन कौन से को किसको आवास मिलना है ना। ऐसा नहीं कि जिसके पास खूब सारा घर वगैरह बना हुआ है उसी को आप आवास दे रहे हो, वो गरीब बेचारा है जो है ऐसे ही बिना आवास के जो है संघर्ष कर रहा है वहाँ, है ना। तो आपको किसको सुविधा मिलनी चाहिए, ये चीज़ें हैं। आजकल गाँव में यही चीज़ नहीं होती, जो अधिकारी होते हैं उनको पैसा मिल गया, वही उसको योजना दे दी आपने, तो ये चीज़ें थोड़ी सी करनी है, इसलिए पढ़े लिखे अधिकारी जो है वहाँ पर जाएँ तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब चलिए, तो इसमें कौन कौन से कर्मचारी सम्मिलित होंगे, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास जो है अधिकारी और यहाँ पर पंचायत मित्र। ठीक है, अब यहाँ पर वित्तीय संसाधन कौन कौन से मिलेंगे, तो वित्तीय संसाधन क्या होंगे, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आप चलाएंगे, है ना। हाट बाजार से जो है यहाँ से कुछ ना कुछ मिल सकता है आपका। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाएंगे, मध्याह्न भोजन, है ना। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके वित्तीय संसाधन, तो कार्य ये कर्मी वित्तीय संसाधन, ये लिस्ट को आप अच्छे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है थोड़ा 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो देख लेंगे। यहीं पर हमारा जो है टॉपिक नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। हम लोग जो है कल टॉपिक में ये देखेंगे कि किस तरह से जो है जिला और क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायतों को राजस्व की प्राप्ति किस तरह से होती है, क्योंकि ये आपके टॉपिक में सिलेबस में अलग से दिया गया है, तो इसको हम लोग जो है वो कल देखेंगे, है ना। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोगों का भी मन नहीं लगेगा। एक दिन हम लोग एक टॉपिक अगर करेंगे तब भी आपका आराम से 30 दिन में जो है इतना कोर्स हो जाएगा कि पर्याप्त हो जाएगा। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें।